अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। प्राच्य व्याकरण और नव्य व्याकरण में क्या भेद है? प्राच्य व्याकरण किसे कहते हैं और नव्य व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का निर्माण कैसे हुआ? तीनों ऋषियों का क्या जीवन रहा और उन्होंने किस प्रकार से व्याकरण की रचना की? विगत 3 दिनों से इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और प्राच्य व्याकरण में कहाँ काठिन्य है, नव्य व्याकरण में कहाँ काठिन्य है, कहाँ पर क्रम में दोष है, उस सब की संक्षेप से हमने चर्चा की। और उस चर्चा का केवल इतना ही प्रयोजन है कि विद्यार्थी को पढ़ने में सारल्य हो, प्रक्रिया में प्रवेश हो और अत्यंत शीघ्र वह व्याकरण में प्रवेश पा करके और रुचिपूर्वक उसमें अपनी गति कर सके। इस उद्देश्य से यह 3 दिन चर्चा की गई। किसी की खंडन के विचार से यह नहीं कहा गया है, केवल सारल्य की दृष्टि से इस बात को रखा गया। अब हम प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले तिंग प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तिंग प्रक्रिया जो है ये सबसे जटिल प्रक्रिया मानी गई है। तिंग प्रक्रिया को सबसे जटिल माना गया है। जो अपनी प्रक्रिया हैं, 5 प्रकार की प्रक्रिया जिनको हम बता चुके हैं, उन 5 प्रकार की प्रक्रियाओं में सबसे कठिन और सबसे विस्तृत जो प्रक्रिया है वो तिंग प्रक्रिया है। क्योंकि इसमें 10 लकार हैं और 10 लकार में एक एक के 18 रूप हैं, फिर अनेक धातुएं हैं, फिर कुछ धातुएं हैं जो परस्मयी पद भी हैं, आत्मनेय पद भी हैं, है ना। ऐसी कुछ धातुएं दोनों तरफ चलती हैं और फिर उसके लिए अलग अलग सूत्र हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत विस्तृत प्रक्रिया बन जाती है तिंग प्रक्रिया। इसलिए सबसे कठिन प्रक्रिया इसी को माना जाता है। तो सबसे कठिन प्रक्रिया जो है उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें एक पहले चित्र बनाना पड़ेगा, आकार बनाना पड़ेगा, ढांचा बनाना पड़ेगा और उस ढांचे के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि ये तिंग प्रक्रिया क्या है और कैसे इसको हम जान सकते हैं, कैसे इसका हम पार पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम तिंग प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। तिंग प्रक्रिया में सबसे पहले इसको हम जान लें, प्रकृति। अब ध्यान से देखते चलना, पूरा चित्र आएगा आपके सामने, जहां ना आए आप बताना, ठीक। प्रकृति, प्रकृति 2 प्रकार की होती है, धातु और प्रातिपदिक। प्रकृति माने शब्द की जो मूल प्रकृति है वो 2 प्रकार की होती है, या तो धातु होते हैं अथवा प्रातिपदिक होते हैं। बस 2 प्रकार की संसार में प्रकृति है। ये वैसी प्रकृति नहीं है सृष्टि वाली प्रकृति, ये व्याकरण में प्रकृति है। ये 2 प्रकार के होते हैं, धातु और प्रातिपदिक। धातु को हिंदी भाषा में क्रिया कहा जाता है और प्रातिपदिक को हिंदी भाषा में शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा ये बोर्ड है, ये लिखने वाला है, ये घर है, ये जंगला है, ये आसन है, ये कुर्सी है, ये सब क्या हैं? ये सब शब्द हैं। ये सब क्या है? शब्द हैं। जितना अभी दिख रहा है हमें संसार में, जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, तो ये सब क्या है? किसी न किसी शब्द से उनका व्यवहार होता है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, नाना नाम, नाना रूप, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब शब्द से ही चल रहा है। यदि शब्द ना हो तो फिर सब दिखना बंद हो जाएगा, जो अपन व्यवहार कर रहे हैं वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए दंडी ने कहा है अपने काव्य में, यदि शब्दाः वयम ज्योति आसंसारम न दीपयेत इदम अंधतमम कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम्। तीनों लोकों में अंधकार छा जाता, घोर अंधकार छा जाता। कब? बोले यदि शब्दाः वयम ज्योति आसंसारम न दीपयेत, यदि शब्द रूपी ज्योति इस संसार को प्रकाशित ना करे तो ये सारा संसार अंधकार में डूब करके कभी का नष्ट हो जाता। ये शब्द की महिमा है। इसलिए जो शब्द हैं उन शब्दों को लेकर के हम व्यवहार करते हैं। तो शब्द समझ गए किसे कहते हैं?
जितने भी रूप, जितने भी जागतिक सांसारिक पदार्थ दिख रहे हैं तीनों लोकों के, उन सभी पदार्थों का नाम क्या है? शब्द। चाहे वो कुर्सी भी हो सकती है, चाहे वो आसन भी हो सकती है, बर्तन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सब शब्द है। इसको संज्ञा भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, पर शब्द ज्यादा ठीक रहेगा। और इसको व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं। और एक है धातु। धातु माने क्रिया, पढ़ना, उठना, बैठना, लिखना, चलना, हंसना, जाना, जितने भी हमारे क्रियाएं होती हैं शरीर के द्वारा, जितनी भी चेष्टाएं होती हैं हमारे शरीर के द्वारा, उन सबको क्या कहा जाता है? क्रिया। तो प्रकृति कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। एक तो धातु की प्रकृति और एक प्रातिपदिक प्रकृति। धातु प्रकृति अर्थात क्रिया रूपी प्रकृति, और प्रातिपदिक अर्थात शब्द रूपी प्रकृति। बस संसार में 2 ही चीजें हैं, या तो क्रिया है या फिर शब्द है। राम पढ़ता है तो राम शब्द है, पढ़ता क्रिया है। राम जाता है तो राम शब्द है, जाता है ये क्या है? क्रिया है। सारे संसार के वाक्य, सारे संसार के व्यवहार, सारे संसार की बातचीत, जो कुछ भी है वो सब केवल क्रिया से और शब्द से चलता है। समझ गए? तो व्याकरण बस इतना ही है, इसको ठीक तरीके से जानना है और इसको ठीक तरीके से जानना है, इसी का नाम है व्याकरण। तो अब आगे चलते, इतना तो समझ में आ गया। अब ये जो धातु है, इससे लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के हैं। धातु 2 प्रकार की नहीं है, ध्यान देना। धातु से लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रत्यय का नाम है तिंग, दूसरे प्रत्यय का नाम है कृत। आ रहा है? पहले प्रत्यय का नाम है तिंग, दूसरे प्रत्ययों का नाम है कृत। अभी इनका भी विश्लेषण करेंगे। और प्रातिपदिकों से लगने वाले प्रत्यय 3 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के नहीं हैं, इनसे 3 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सुप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ये 3 प्रकार के प्रत्यय किससे लगते हैं? प्रातिपदिक से। तो कुल मिलाकर के धातु और प्रातिपदिक से लगने वाले प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। 2 ये और 3 ये। इस प्रकार से कुल मिला के कितने प्रत्यय लगते हैं? 5 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। तो जैसे हम कहते हैं हिंदी में पचती, पठती, ये सब क्या है? ये सब है तिंग। ये सब क्या है? ये सब है तिंग। और हमने कहा पाठ कहा, कार कहा, करता, ये सब शब्द क्या है? ये सब क्या है? ये सब कृत है। ये सब क्या है? कृत है। तो देखो इतना सा है, केवल इतना समझना अभी अपन को कि ये तिंग है और ये कृत है। 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं केवल धातु से। कौन कौन से? तिंग और कृत। यदि हमने तिंग लगाना समझ लिया और कृत लगाना समझ लिया तो समझ लो हमने पूरा धातु हम कोई भी धातु कुछ भी बना सकते हैं। धातु का सारे वेदों में, सारे पुराणों में, इतिहास में, मीमांसा में जितने शब्द, जितनी भी धातुएं आती हैं, उन सारी धातुओं को हम बनाना जानते हैं, यदि हमें धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगाने ठीक तरीके से आते हैं तो पचती, पठती, ये तिंग है। तिंग माने वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया का जो ठीक निर्णय कर सके, उनके साथ जुड़ सके, उसी का नाम क्या है? तिंग। जैसे हमने कहा राम ने पढ़ा था, तो धातु पढ़ने के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में? पठ। ये तो हम लगा सकते हैं, पर पढ़ा था भूतकालिक क्रिया है कि वर्तमान कालिक है कि भविष्यकालिक है? भूतकालिक है। पढ़ा था माने पढ़ा था, भूतकाल में पढ़ा था कभी। तो अब पठ धातु से भूतकाल में हम क्या लगाएं? ये क्या है? इसी का नाम है तिंग प्रक्रिया। लकार आएंगे, लकारों के स्थान पर तिंग आएंगे, उस तिंग से हमें पता लग जाएगा कि पठ धातु के साथ भूतकाल में हम क्या प्रयोग करें। ऐसा ही हम पढ़ेंगे तो भविष्यत काल आ गया,
तो इसमें लकार आएंगे, फिर लकारों के स्थान पर तिंग आएंगे, तो हम ये पता कर पाएंगे कि भविष्य काल के लिए हम क्या लगाएं। ऐसे ही वर्तमान काल के लिए हमें समझना है। बात समझ रहे हो? तो तीनों कालों के लिए हमें निर्णय करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तिंग की। हो गया। और इस तरफ है कृत। तो कृत जो है वो क्रियाएं तो करता ही है, बनाता ही है। पठिता, पठिता, पठितुम, पठितव्यम, अपन ने बनाए थे अभी। पठिता, पठितुम, पठितव्यम, गंता, गंतुम, गंतव्यम, ये सब क्रियाएं तो बनाता ही है, पर उसके साथ साथ प्रातिपदिक भी तैयार करता है। जैसे अपन क्या करते हैं, पर राम बोलते हैं ना, राम। तो जो राम है ना, ये इसकी देन है, कृत प्रत्यय की देन है। यदि ये कृत प्रत्यय ना हो तो राम शब्द नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से कृत जो है वो शब्दों का, क्रियाओं के साथ साथ शब्दों का भी निर्माण कर देते हैं। तो तिंग और कृत ये दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। किससे? धातु से। और प्रातिपदिक से कितने प्रकार के लगते हैं? 3 प्रकार के। सुप्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो सुप्रत्ययों की संख्या है 21, स्त्री प्रत्ययों की संख्या है 7 और तद्धित प्रत्ययों की संख्या क्या बताई थी? चलो लिख देते हैं, 282 सबसे ज्यादा। सुप, स्त्री, तद्धित, ये 3 प्रकार के प्रत्यय किससे लगते हैं? प्रातिपदिकों से। जैसे हमने कहा राम, और इससे हमने लगा दिया रामः, तो ये कौन सा प्रत्यय लग गया? सुप प्रत्यय लग गया इससे, समझ गए? और हमने कहा मयूरी, तो ये क्या है? स्त्री प्रत्यय। और हमने कहा दाक्षी, तो ये क्या है? तद्धित प्रत्यय। जैसे हमने कहा राम, तो राम का प्रयोग नहीं हो सकता। राम पढ़ता है, राम पठती, ऐसा आप नहीं बोल सकते। राम का प्रयोग तब होगा जब इसके अंत में आप क्या जोड़ेंगे? सुप जोड़ेंगे। समझ गए? धातु के अंत में जब तक तिंग नहीं जोड़ेगा तब तक धातु का प्रयोग नहीं हो सकता, और शब्द के अंत में जब तक सुप नहीं जोड़ेगा तब तक सुप का भी प्रयोग नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना। धातु का प्रयोग कब तक नहीं होगा? जब तक उसके सामने तिंग ना जोड़े। कृत तो चलो ठीक है, पर तिंग ना जोड़े तब तक धातु का प्रयोग नहीं होगा। और शब्द का प्रयोग तब तक नहीं होगा जब तक उससे सुप प्रत्यय ना जुड़े। जैसे हमने लिखा राम पठती, इस वाक्य का प्रयोग आप कहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि राम के आगे अभी आपने सुप नहीं जोड़ा है। और हमने कहा रामः और पठ, तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इसके सामने तिंग नहीं जोड़ा है। समझ रहे हो बात को? इसलिए इसके साथ तभी इन वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं अपन, जब इसके साथ अपन सुप जोड़ेंगे, जब इसके साथ अपन तिंग जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के इतनी सी बात आई सामने कि धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, प्रातिपदिकों से 3 प्रकार के प्रत्यय लगे। कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं जिनका हमें ज्ञान करना है। अब अपन सबसे पहले अभी क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे। धातु से पहले प्रकार का कौन सा प्रत्यय है? तिंग। इसको हमें पढ़ना है, तो इसलिए इनकी व्याख्या भी हम जब इनको पढ़ेंगे तब करेंगे, इसकी भी व्याख्या जब हम इसको पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हम मुख्य व्याख्या किसकी करेंगे? तिंग की, क्योंकि अभी हमारे पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तिंग। अब इसको हम मिटा दें। बात आई समझ में? कितने प्रकार के प्रत्यय हुए? कुल 5 प्रकार के। कौन कौन से? तिंग, कृत, सुप, स्त्री और तद्धित प्रत्यय। अब देखो आगे चलें। 5 प्रकार के हो गए। अब हमें इसकी व्याख्या करनी है? तिंग की। चलो कृत भी ले लो, क्योंकि वो भी धातु का ही भेद है। थोड़ा दूर तक कृत को भी ले लेते हैं, फिर आगे से हटा देंगे। तिंग और कृत, ठीक है। ये 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं किससे? धातु से। अब उसको प्रातिपदिक को छोड़ दो, क्योंकि वो जब अपन पढ़ेंगे तब देखेंगे। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगे, तिंग और कृत। यहाँ तक आ गए। तिंग क्या बनाता है? क्रिया की निषिद्धि करता है, और कृत क्रिया कुछ शब्द बनाता है, दोनों।
अब तिंग आगे चले तो तिंग दो प्रकार का हो गया हमारा। सार्वधातुक आर्धधातुक, सार्वधातुक आर्धधातुक। और ऐसे कृत भी दो प्रकार का होता है, सार्वधातुक और आर्धधातुक। समझ गए बात को? अब आप कहेंगे सार्वधातुक क्या है, आर्धधातुक क्या है? प्रश्न है ना, ये सार्वधातुक क्या होता है, आर्धधातुक क्या होता है? तो अभी सामान्य रूप में अपन क्या कहते हैं कि जो 74 तिंग है इनका नाम क्या है? सार्वधातुक। देखो बात असली ऐसी है कि धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, तिंग और कृत। तो सार्वधातुक आर्धधातुक में भी किस में होंगे? तिंग में ही होंगे अथवा कृत में होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो सीधे सीधे अभी अपन करें, विस्तार करेंगे फिर बाद में। लट लोट लंग ठीक है, ये सार्वधातुक लकार है। ये क्या है? सार्वधातुक लकार। ये चार सार्वधातुक हैं, बाकी क्या है? आर्धधातुक। आर्धधातुक है। एक बात है, ये सार्वधातुक हैं इसलिए बाकी आर्धधातुक हैं, कि वो आर्धधातुक हैं इसलिए ये सार्वधातुक हैं। बात आई समझ में? आप इतने लोग हैं, अब 5 आस्तिक बैठे हैं, बाकी नास्तिक बैठे हैं पीछे वाले। हमने कहा ये 5 आस्तिक हैं इसलिए पीछे वाले नास्तिक हैं, कि पीछे वाले नास्तिक हैं इसलिए आगे वाले आस्तिक हैं। बात दोनों की एक है, पर कहने में तो अंतर है कि नहीं है? यदि हम कहें ये आगे वाले 5 आस्तिक हैं तो ये बात ध्वनित होगी कि पीछे वाले नास्तिक हैं, और हमने कहा यदि पीछे वाले नास्तिक हैं तो इससे ये पता चलेगा कि आगे वाले आस्तिक हैं, है कि नहीं? ऐसे ये सार्वधातुक हैं तो जो बाकी 6 लकार हैं वो क्या माने जाएंगे? आर्धधातुक माने जाएंगे। और यदि ये आर्धधातुक हैं तो इनको क्या माना जाएगा? सार्वधातुक माना जाएगा। तो बात क्या है, सार्वधातुक से आर्धधातुक है कि आर्धधातुक होने से सार्वधातुक है? क्या बताया था? हाँ, आर्धधातुक होने से सार्वधातुक है, उल्टा बोल रहे हो। आर्धधातुक है इसलिए क्या है? सार्वधातुक है। पाणिनि जी के सूत्र हैं, लिट के लिए आर्धधातुक बनाने के लिए सूत्र है, लुट को आर्धधातुक बनाने के लिए सूत्र है, लिट के लिए भी पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है, आशीर्लिंग के लिए भी सूत्र बनाया है, लृंग के लिए भी सूत्र बनाया है, और एक आध जो बच गया उसके लिए भी सूत्र बनाया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच गए हैं वो आर्धधातुक हैं, उनके लिए पाणिनि जी ने सूत्र बनाए, अपन पढ़ेंगे अभी आगे। उनसे ये बच गए, इनके लिए कोई सूत्र पाणिनि जी ने नहीं बनाया है, इसलिए इनको क्या कहा गया? सार्वधातुक कहा गया है। बात आ गई समझ में? बात आई? तो तिंग सित सार्वधातु का ये भी सार्वधातु करता है। हाँ ये करता है, अभी बता देते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये 4 लकार क्या हुए अभी हमारे? सार्वधातुक हुए। अब देखो ऐसा कर लो, अपन एक चीज और यहीं पर पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, अभी बताया, तिंग और कृत। इसमें थोड़ा और जब विस्तार करते हैं तो हमने उस दिन कहा था कि धातु से 4 प्रकार के प्रत्यय मिल जाते हैं। इन्हीं 2 को काट पीट के कैसे भी करके क्या बन जाते हैं? 4 प्रकार के प्रत्यय बन जाते हैं। कौन कौन से बनते हैं? विकरण, विकरण प्रत्यय, सनादि 12 प्रत्यय और प्रत्यय, कृत प्रत्यय। ये 5 प्रकार के प्रत्यय, ये 4 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं।
ठीक है, ये 4 प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। तो हमने बताया था विकर्ण प्रत्यय में कितने सार्वधातुक हैं? 7। सनादि 12 प्रत्यय में सार्वधातुक कोई नहीं। नहीं है। तिंग प्रत्यय में कितने सार्वधातुक हैं? 74। और कृत प्रत्यय में कितने सार्वधातुक हैं? 9। कुल मिलाकर के पूरी नहीं, कृत प्रत्यय में 9 नहीं है। हाँ, सार्वधातुक में। हाँ सार्वधातुक 9 है। 123 कुल प्रत्यय। हाँ, तो कुल मिलाकर के 90 प्रत्यय हैं जो क्या है? सार्वधातुक है। बात आई समझ में? विकर्ण प्रत्ययों में से कितने सार्वधातुक हैं? 7। अब वो कौन कौन से हैं धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। अभी तो ये समझना है कि विकर्ण प्रत्यय में सार्वधातुक कितने हैं? 7। सनादि 12 प्रत्ययों में कितने सार्वधातुक हैं? एक भी नहीं। तिंग प्रत्यय में कितने सार्वधातुक हैं? 74। और कृत प्रत्यय में कितने सार्वधातुक हैं? 9। कुल मिलाकर के कितने प्रत्यय सार्वधातुक हुए? 90। अभी हमें जरूरत इतनों की नहीं है, अभी हमें जरूरत केवल इसकी है, 74 की है। इसलिए हम 74 में समझेंगे सार्वधातुक, क्योंकि अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? तिंग प्रत्यय पढ़ रहे हैं। इसलिए तिंग के जो 74 प्रत्यय हैं वो अभी हमारे लिए ज्यादा महत्व रखते हैं। बाकी ये भी महत्वपूर्ण है, पर ये धीरे धीरे इनका महत्व होगा। पर मुख्यतया ये 3 प्रकार के प्रत्यय, अभी जो तिंग प्रत्यय है हमारा तीसरे नंबर का, इसकी हमें मुख्य आवश्यकता है। तो तिंग प्रत्यय में कितने सार्वधातुक हैं? 74। तिंग प्रत्यय में 74 सार्वधातुक हैं। कैसे हो गए 74 सार्वधातुक? तो देखो हम लट लकार लाए, तो क्या बताया ना, लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकार सार्वधातुक हैं। लट लाए तो लट के 9 इधर के, 9 इस तरफ के, 9 बनते हैं ना दोनों तरफ। परस्मई पद, आत्मनेपद। तो 9 परस्मई पद के, 9 आत्मनेपद के कितने हो गए? 18। फिर ऐसे ही लोट के 18, फिर ऐसे ही लंग के 18, फिर ऐसे ही विधिलिंग के 18। तो कितने हो गए मिला करके? 72। और 2 और बढ़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं कुल मिला के? 74। ऐसे 74 प्रत्यय क्या हो जाते हैं? सार्वधातुक हो जाते हैं। तो अभी ज्यादा विस्तार की जरूरत नहीं है, अभी तो केवल इतना समझना है कि धातु से तिंग 2 प्रकार का है, सार्वधातुक और आर्धधातुक। ठीक है, अभी अपन केवल इतना समझ लो। ऐसे ना लिखें, ऐसे ना, जगह ज्यादा लग जाती है बार बार, तो ऊपर बढ़ना पड़ता है। बिल्कुल छोटी छोटी लिखेंगे। तीता अंति सीथा था, फिर भी नहीं आएंगे। मी वह महा। ठीक है, ते ते अंते से इथे ध्वे ए वहे महे। हो गए कितने? हो गए 18। हो गए 18। 9 ये 9 ये। तू तात, इनको एक तरफ है, एक इधर बढ़ गया, ध्यान देना। तू तात ताम अंतु हो गया। शून्यतात तमता आनी आव आम। 9 हो गए। अंताम फाय थाम धम। इधर आई है ना, इसमें आई है। आई आवहाई आमहाई। 18 जे हो गए। हो गए। ताम अन सतमता अम्बा माँ। 9 ये हो गए। ताम अंत थाय थाम धम सी वही मही। ये 9 हो गए हैं। अब एक लाइन छूट गई है, तो हम ऊपर वाली मिटा दें।
मिटा दें, यहाँ लिख दें, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, एक इसकी जो लाइन छूट गई ऊपर लिख देते हैं। इताम यू इतम इता यम इव इम। 9 ये हो गए। याताम ईरन इथाहा यथाम इध्वम वही। ये हो गए 74 पूरे लिखे। अभी अपन मोटे मोटे रूप में इतना ही समझो कि इन्हीं को सार्वधातुक कहते हैं। और भी हैं जो हमने अभी लिख के दिखाए, पर अभी अपना इतना समझे तिंग में कि इनको क्या कहते हैं, सार्वधातुक। इतने प्रत्ययों का नाम क्या है, सार्वधातुक प्रत्यय, जितने आपके सामने लिखे हैं। ये लट लकार के हैं, ये लोट लकार के हैं, ये लंग लकार के हैं, जी विधिलिंग लकार के हैं, विधिलिंग के हैं। इस प्रकार से मिलाकर के कुल कितने हो गए, 74 हो गए। इनका नाम क्या है, सार्वधातुक। कोई कहे सार्वधातुक किसे कहते हैं, अपन को अभी है तो 90, पर अभी अपन को ऐसे ही कहना है कि इन 74 प्रत्ययों का नाम क्या है, सार्वधातुक है। गलत पढ़ते हैं लड़के, गलत भी पढ़ देते हैं, एक बार हम बोल देते हैं जिससे वो हो जाए। आपको बोलना पीछे पीछे बोल दो। ती तह अंति सी थह थ मी वह मह। इसके बाद इसको याद करना, ते इते अंते से इथे ध्वे ए वहे महे तू तात ताम अंतु। इसको शून्य बोलेंगे, शून्य तात तम ता आनी आव आम ताम इताम अंताम स्व इथाम ध्वम आई आवहै आमहै आमहै। तो ताम अन स तम त अम व म त इताम अंत थाह इथाम ध्वम ई वही मही इत इताम इयुः इहि इतम इत इयम इव इम ईत इयाताम ईरन ईथाह इयाथाम ईध्वम ई वही ई मही। ये हो गए 74 प्रत्यय हो गए। इनका नाम क्या है, सार्वधातुक। इनका नाम क्या है, सार्वधातुक। इनसे बचे जो प्रत्यय उनका नाम क्या है, आर्धधातुक। अपने लिए सीधे सीधे सार्वधातुक की परिभाषा क्या है, ये 74 प्रत्यय क्या है, सार्वधातुक है। इनसे बचे जो प्रत्यय है वो क्या है, आर्धधातुक है। अब हमने अभी शंका थी ना, अभी लिखा था तिंग 2 प्रकार के होते हैं, सार्वधातुक और आर्धधातुक। तो अब हमें पता लग गया कि सार्वधातुक क्या होता है, आर्धधातुक क्या होता है। समझ में आया, सार्वधातुक क्या होता है। ये जो 74 प्रत्यय लिखे ये क्या है, सार्वधातुक है। इनके अलावा कोई भी प्रत्यय आए तो वो क्या है, आर्धधातुक है। जैसे हम लिखें चिली, अब पूछे हम कि सार्वधातुक है या आर्धधातुक है, तो आप कहेंगे आर्धधातुक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं आया। ये सार्वधातुक है, इससे बाहर जो आए वो क्या है, आर्धधातुक है। अब हम कहें चंग, सार्वधातुक है भाई कि आर्धधातुक है, तो क्या है, आर्धधातुक है। क्यों है, क्योंकि 74 के अंदर नहीं आया। हमने कहा अंग, ऐसे कोई भी यदि हम ले तो सब क्या है, आर्धधातुक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसको हम अभी मिटाएंगे नहीं, तो बोर्ड ही छोटा पड़ रहा है। इतना हो गया था हमारा, क्या हो गया था, धातु से लगने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, तिंग कृत। तिंग 2 प्रकार का है, यहां तक हम आ गए थे। तिंग 2 प्रकार का है, सार्वधातुक और आर्धधातुक। सार्वधातुक ये है, इनसे बचे क्या है, आर्धधातुक है। यहां तक समझ गए। अब ये जो सार्वधातुक है ये 2 प्रकार का है। पित अपित।
सार्वधातुक कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का, पित्त और अपित्त। ऐसे भी कह सकते हैं पित्त सार्वधातुक, अपित्त सार्वधातुक। ये 2 प्रकार का क्या होता है? सार्वधातुक होता है। अब आप कहेंगे पित्त अपित्त क्या है? तो पित्त अपित्त ऐसे समझिए, अभी अपन कैसे समझते हैं ती सी मी तू आनी आव आम आई आवहई आमहई त स अम। यही हो गए ना? हो गए पूरे? 3 हो गए। ती सी मी तू आनी आव आम आई आवहई आमहई त स अम। इन गोला लगे, जिनमें अभी गोल लग गया है, इन प्रत्ययों का नाम क्या है? पित्त। इनका नाम क्या है? पित्त। ती पित्त है, सी पित्त है, मी पित्त है, तू पित्त है, आनी आव आम आई आवहई आमहई त स अम। इतने क्या है? पित्त प्रत्यय हैं। इतने इन प्रत्ययों का नाम क्या होता है? पित्त होता है। और इनके अलावा जितने प्रत्यय उनका नाम क्या होता है? अपित्त होता है। तो ये तो ही अपने हिसाब की बात के इतने प्रत्ययों का नाम क्या है? पित्त। इनसे बाकी जो प्रत्यय उनका नाम क्या है? अपित्त। पर इसमें थोड़ा ये है कि सूत्र भी हो जाते हैं। कई लोग सूत्र ही पूछने लगते हैं कि ये पित्त क्यों है, इतने ही क्यों पित्त हैं, पूछते हैं ना। तो सीधी बात ये समझ लो, अभी मत समझो कुछ भी, अभी यही समझो कि ये गोला लगे पित्त हैं, बाकी सब अपित्त हैं। जो सूत्र वगैरह है वो हम धीरे धीरे समझेंगे, पहले हम इस चक्र को पूरा समझेंगे, इस चार्ट को ढंग से। अभी अपन ने ये समझा कि जितने प्रत्यय इस बोर्ड पे लिखे हैं वो क्या है? सार्वधातुक हैं। और उस बोर्ड के बाहर जितने प्रत्यय आएंगे, माने बाहर माने आएंगे बोर्ड पे ही, पर इनके अलावा जितने भी प्रत्यय आएंगे वो क्या है? आर्धधातुक हैं। इतना समझ गए? समझे सिद्धार्थ? हाँ। अब इस बोर्ड पे लिखे हुए प्रत्ययों में भी जिन प्रत्ययों में ये गोला लग चुका है वो प्रत्यय क्या है? पित्त है। बाकी सब प्रत्यय क्या है? अपित्त है। तो जैसे हमने कहा ये लिखा तह, तो हमने यहाँ लिखा तह, और आपसे पूछा हमने कि ये बताओ भाई, ये जो तह प्रत्यय है ये पित्त है कि अपित्त है? तो आप कहेंगे अपित्त है। क्यों अपित्त है? क्योंकि ये गोला से बाहर है। और हमने कहा था ये प्रत्यय कैसा है? पित्त है कि अपित्त है? तो आप कहेंगे अपित्त है। क्यों है? क्योंकि गोला के बाहर है। और हमने कहा मी, ये प्रत्यय कैसा है? पित्त है कि अपित्त है? तो आप कहेंगे पित्त है। क्यों? क्योंकि ये गोले के अंदर है। समझ गए? गोले के बाहर वाले क्या है? पित्त अपित्त है, और गोले के भीतर वाले क्या है? पित्त है। ठीक है, सूत्र अपन इनके धीरे धीरे बाद में करेंगे। ठीक है, अब ये मिट जाने दो, की कोई जरूरत नहीं, लिख लेना आप लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद में यहां तक आ गए अपन, पित्त और अपित्त तक आ गए यहां तक। अब देखो जो अपना पित्त है और इधर क्या है? अपित्त है। इसको और नीचे उतारो तो पित्त भी 2 प्रकार का है, अजादी और हलादी। और अपित्त भी 2 प्रकार का है, अजादी और हलादी। तो जैसे अब हम कहें कि ये प्रत्यय आपका तू, ये पित्त है क्या? पित्त है। पित्त है, गोले के अंदर है, पित्त है। पित्त है तो अब इसमें 2 चीजें और हैं, अजादी या फिर हलादी। अजादी माने यदि प्रत्यय का पहला अक्षर स्वर है तो अजादी, और प्रत्यय का पहला अक्षर व्यंजन है तो हलादी होता है। जैसे हम कहें कि भाई हमने लिखा मी, तो इसका पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है? बताओ, पहला अक्षर क्या है इसका? है। जैसे पहला अक्षर बोलो ना, क्या लिखा है? माँ। तो माँ क्या है? व्यंजन है। तो इसलिए ये प्रत्यय कैसा हुआ? हलादी। आजादी हुआ है, आजादी नहीं, हलादी, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है। और हमने कहा आनी,
आनी लिख दिया। तो अब ये कैसे, ये इसका पहला अक्षर क्या है? आ, स्वर है ना, इसलिए ये प्रत्यय क्या है? आजादी। ऐसे ही इसमें है कि हमने लिखा ईत, तो ये अपित है, अपित है कि नहीं? ईत क्यों अपित है? ये लिखा है, गोले के अंदर है नहीं है, इसलिए क्या है? अपित है। अब अपित है ये तो बात ठीक है, तो आजादी है कि हलादी है? बोलो आजादी। क्यों आजादी है? क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? स्वर है, और हमने यहीं पर लिख दिया ताम, तो अब ये क्या हो जाएगा? हलादी, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है। समझ गए इतनी बात? हो गया ना? अब सब मिटा दो, अब किसी की जरूरत नहीं है हमको। बात ऐसी है, हम इनके सूत्र पढ़ाने लगे तो फिर चक्र छूट जाएगा, जो अपन को बनाना है पूरा चार्ट ये छूट जाएगा, इसलिए सूत्र और पढ़ लेंगे, पर ये चक्र तो पूरा हो जाए तो ये चक्र ही चलता रहे। समझ गए? अब इसको एक बार हम फटाफट ऐसे बना लेते हैं पूरा, जिससे आपकी बुद्धि में एक बार स्थित हो जाए। प्रकृति दो प्रकार की हुई, धातु प्रातिपदिक, धातु से लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के हुए, तिंग कृत, प्रातिपदिकों से लगने वाले प्रत्यय तीन प्रकार के हुए, सुप स्त्री तद्धित, तिंग दो प्रकार का हुआ, सार्वधातुक आर्धातुक, कृत भी दो प्रकार का हुआ, सार्वधातुक और आर्धातुक, सार्वधातुक दो प्रकार का हुआ, पित और अपित, पित दो प्रकार का हुआ, आजादी और अपित भी दो प्रकार का हुआ, आजादी हलादी। इतना बन गया ना चक्र अपना, ये पूरा अपन ने पढ़ लिया ना शुरू से यहाँ तक का। अब ये क्या बचा? तिंग कितने प्रकार का होता है? सार्वधातुक आर्धातुक। ठीक है, तो ये सार्वधातुक का तो चार्ट अपन ने पूरा पढ़ लिया। अब किसका बचा? अभी आर्धातुक का और बच रखा है अपना ये वाला, इसके विषय में अभी अपन ने कुछ भी जाना नहीं जाना, तो इतना समझो आप। अभी आर्धातुक को रहने दो, आर्धातुक का कल करेंगे। ठीक, अभी इसको समझ लो, पहले इसी को और समझ लो। अब देखो क्या करना है अपन को प्रत्यय की पहचान होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा आनी, अब ध्यान से समझना, पहले एक दो समझ लो फिर आप बताना। आनी प्रत्यय आया आपके सामने, तो इसकी सर्वप्रथम पहचान होगी कि ये प्रत्यय सार्वधातुक है अथवा ये प्रत्यय आर्धातुक है। ये इसकी पहली पहचान करनी है, ध्यान से सुनते जाना। जैसे हम लोगों में से कोई भी किसी की भी पहचान करता है तो सबसे पहली पहचान होती है कि ये मनुष्य है, कि मनुष्य से अवान्तर कोई जानवर है या पेड़ है या पौधा है। तो हम लोगों की पहली पहचान क्या है? कि हम सब मनुष्य हैं। ऐसे ही जो अपने प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों की पहली पहचान है कि ये सार्वधातुक है कि ये आर्धातुक है। तो हमें पता चला, क्या समझ में आया हमारे, कि ये जो 74 प्रत्यय भी लिखे थे ये सार्वधातुक है, इनके अलावा बाकी सब आर्धातुक हैं, है कि नहीं? तो कहा भाई ये आनी 74 के अंदर आता है कि बाहर आता है? ये आनी 74 के अंदर आता है, इसलिए आनी क्या है? सार्वधातुक है। समझ में आया? एक बात पक्की हो गई, आनी प्रत्यय कैसा है? सार्वधातुक है, आर्धातुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 74 के भीतर आता है, इसलिए क्या है? ये सार्वधातुक है। समझ गए इतना? यहाँ तक आ गया? बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे चले, इसकी पहली पहचान हो गई। अब इस आनी की दूसरी पहचान है कि ये आनी पित है कि अपित है। तो इसके बारे में कैसे समझेंगे? तो जो गोला लगाए थे ना हमने बोर्ड के भीतर, वो क्या थे? पित, और गोला वाले बाहर सब अपित। तो ये आनी गोला के भीतर आता है कि बाहर? गोला के भीतर आता है। आप कॉपी में देख लेना, आनी गोला के भीतर आता है, इसलिए आनी क्या हुआ? पित। इसकी दूसरी पहचान क्या हुई कि ये क्या है? पित। ध्यान देना, पहले ये था कि सार्वधातुक है कि आर्धातुक है, तो हमने छांटा कि ये सार्वधातुक है। तो सार्वधातुक के बाद फिर इसमें दो ऑप्शन आए, पित है कि अपित है।
तो हमने फिर छांट लिया भाई हमारा प्रत्यय क्या है, पित है। जैसे हम में दूसरी पहचान क्या है कि स्त्री है कि पुरुष है, तो उसी प्रकार से इसमें दूसरी पहचान है कि पित है कि अपित है, तो पित अपित हो गया। अब उसके बाद तीसरी पहचान इसकी है कि आजादी है कि हलादी है, स्वर से चालू हो रहा है कि व्यंजन से चालू हो रहा है। तो कैसा चालू हो रहा है, स्वर से चालू हो रहा है, तो प्रत्यय क्या हुआ, आजादी। तो इसकी तीसरी पहचान क्या हुई, प्रत्यय कैसा है, आजादी है। समझ गए। हमारी तीसरी पहचान कुछ भी हो सकती है, पर प्रत्यय की तीसरी पहचान क्या है, आजादी अथवा हलादी। समझ गए। अब आनी प्रत्यय क्या हुआ, सबसे पहले नंबर तो क्या है, ये सार्वधातुक है। दूसरे नंबर पर क्या है, ये पित है। तीसरे नंबर पर ये क्या है, आजादी है। पहचान हमने कैसे की, ऐसे पहले चरण में इसकी पहचान, दूसरे चरण में पित अपित की पहचान, तीसरे चरण में आजादी हलादी की पहचान। ऐसे हमने पहचान की, प्रथम स्टेप, द्वितीय स्टेप, तृतीय स्टेप ऐसे की। पर बोलना ऐसे नहीं है, इसको बोलेंगे कैसे, हम बोलेंगे आजादी पित सार्वधातुक। आनी प्रत्यय कैसा है, आजादी पित सार्वधातुक। पहचान ऐसे करेंगे, बोलेंगे ऐसे, उल्टा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। बोलेंगे ऐसा, पहचान करेंगे ऐसा। एक और लिखें, तू सार्वधातुक है कि आर्धातुक है, सार्वधातुक है। 74 के भीतर आ गया, सार्वधातुक है। पित है कि अपित है, पित है, क्योंकि गोलों के अंदर आ गया इसलिए पित है। स्वर से चालू हो रहा है कि व्यंजन से चालू हो रहा है, व्यंजन से। इसका मतलब ये हलादी है, हलादी पित सार्वधातुक, ऐसे तो बोलेंगे हलादी पित सार्वधातुक। हो गया। इसको कहते हैं प्रत्यय की पहचान। जब तक प्रत्यय की पहचान नहीं होगी तब तक आगे प्रक्रिया में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए ठीक ठीक हमें हमारे प्रत्यय की पहचान होनी चाहिए। उदाहरण दिया था हमने, जैसे हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माता को खोज लेता है, ऐसे ही सब इतने प्रत्ययों के बीच में हमारा प्रत्यय कौन सा जिससे हमें जोड़ना है धातु, उसकी पहचान हमें ठीक ठीक होनी चाहिए। अब होगा क्या इससे, इसका लाभ क्या है, हमने प्रत्यय की पहचान कर ली तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, उससे ये मिलेगा। पहले तो ये समझ लो कि प्रत्ययों के कुल मिलाकर के कितने भेद बने, 4। 5 वाले खड़े तो कहते 5, 4 भेद बने। कौन कौन से, सबसे पहला भेद बना हलादी पित सार्वधातुक, यही तो बना, जो चार्ट में भी ऐसा ही बना है ना। दूसरा हमारा विभाग बना या फिर पित के ही दोनों बना देते हैं पहले, अपित को बीच में नहीं रखना। हलादी पित सार्वधातुक, उसके बाद दूसरा आजादी अपित सार्वधातुक। ये 4 प्रकार के कुल मिलाकर के प्रत्यय बने। अब हमारा प्रत्यय आए, हमें फट से तत्काल ये बताना चाहिए कि हमारा प्रत्यय किस वर्ग में जाएगा। 4 वर्ग हैं हमारे पास। प्रत्यय जो भी होगा इन 4 के भीतर होगा। कब, यदि वह इसमें आएगा तो, तिंग में आएगा तब। ये नहीं कि तुम 5 में ही करने लगो। अपन तिंग पढ़ रहे हैं, सब तिंग का विषय था जितना भी अपना पढ़ा है। नहीं तो तुम सुप में आजादी पे सारा तो करो, नहीं करना है। किस में करना है, केवल तिंग में, क्योंकि तिंग अपना विषय है। तो हमने लिखा ती, तो ये क्या है, हलादिपित सार्वधातुक है। अब आप अपना मिलाते रहना कॉपी से। और हमने कहा आनी, तो ये क्या है, आजादी पित सार्वधातुक है। और हमने कहा तह, ये हलादी अपित सार्वधातुक है। और हमने कहा क्यों लिख दिया, ई लिखते इत, तो ये आजादी अपित सार्वधातुक है।
ये 4 प्रकार के एक एक उदाहरण में चारों के लिख दिए हैं। अब आपके सामने प्रत्यय आए और आपको उसका वर्ग खोजना है। इससे लाभ ये होगा कि जैसे मान लो हलादि पिच सार्वधातुक हैं 7 नहीं 6 अजादि पिच सार्वधातुक हैं 7, तो हम एक अजादि पिच सार्वधातुक बनाएंगे, तत्समानांतर 6 अजादि पिच सार्वधातुक अपने आप बन जाएंगे। एक हलादि पिच सार्वधातुक बनाएंगे, तत्समानांतर 5 हलादि पिच सार्वधातुक अपने आप बन जाएंगे। तो एक इसका बनाएंगे, कितने इसके बन जाएंगे अपने आप 5, और एक इसका बनाएंगे तो इसके अपने आप कितने बन जाएंगे 6, इसके 2 बनाएंगे कितने बन जाएंगे 13, और ये वैसे 38 है और ये 23 है। तो इसका एक बनाएंगे कितने बन जाएंगे 37, इसका एक बनाएंगे कितने बन जाएंगे 22 बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितने हैं 74 हैं। 74 में से अपन को कितने बनाने हैं 4, 1 1 1 1, 4 प्रत्यय अपन बनाएंगे, 70 अपने आप बन जाएंगे। और यदि हमें प्रत्यय की पहचान नहीं हुई तो हम ये 74 रखेंगे और जैसे सब बनाते हैं ऐसे ही अपन भी बनाएंगे, भवती भवता भवंती भवसी भवथा भवथो, ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे सब बोलते हैं। पर यदि अपन को प्रत्यय की पहचान होगी तो अपन ने यदि भवती बना लिया तो तत्समानांतर जितने भी पित हैं हलादि पित भवसी भवामी भवतु अभवत भवानी सब बन जाएंगे। और एक अजादि पित बना लिया अपन ने भवानी तो भवाव भवाम ठीक से हम अजादि बन जाएंगे। और एक अपन ने बना लिया भवता तो उसके समान भवथा भवावह भवामह भवथ सब बन जाएंगे। और इस प्रकार से एक एक बनाने से सब बन जाते हैं। बात आई समझ में? ये है इसको समझने का लाभ हो गया। तो अब अपना सबसे प्रथम काम ये है कि इस पूरे जो अपन ने पूरा चार्ट बनाया इसका सार केवल इतना है, इसको केवल बनाया इसलिए गया है कि आपकी दृष्टि में जितने भी संसार के प्रत्यय हैं वो एक बार आ जाएं, कितने प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। और दूसरा आपकी दृष्टि में प्रत्यय की जो अपन तिंग पढ़ रहे हैं उसकी मूल जड़ है प्रत्यय की पहचान। तिंग पढ़ने वाले बच्चे को प्रत्यय की पहचान नहीं होती, बिना प्रत्यय के पहचान के कैसे काम चलेगा, इसलिए प्रत्यय की पहचान अपन को होनी चाहिए। अब हम पढ़ाएंगे कि भाई हलादि पित में इतने कार्य होते हैं। अब यदि प्रत्यय आपका हलादि पित है तो आप उतने कार्यों में से कोई कार्य हो तो देख लो, नहीं हो तो छोड़ दो, बन गया आपका रूप। ऐसे हमने पढ़ाया कि भाई अजादि पित में ये होता है। अब आपका कोई भी प्रत्यय यदि अजादि पित है तो आप देख लो उसके भीतर कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ऐसे ही जोड़ दो। ऐसे ही हमने कहा हलादि अपित में ये होता है, तो हलादि अपित में आपने देख लिया कि जो पढ़ाया उसमें से कुछ हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो जोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से निर्भ्रांत रूप से अपन प्रत्यय की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज हमने प्रत्यय की पहचान करना सीखा, अब कल और आगे इसका विस्तार करेंगे इसी का।